मान लीजिए आप किसी भी चीज को काटते हैं, आपने बालों को काटा, आपने घास को काटा, काटने का जो एक्शन है वो फिजिकल चेंज है। सो द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। इसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। दो दो सोल्यूशन है मेरे पास, दोनों का सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेता हूं। तो मान लीजिए अगर मैंने बोला ये कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें एसिड के पार्टिकल ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में। अब यहां पर जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी घटती जा रही है। हे गाइस, वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा मस्त, स्वस्थ और बेहतरीन से होंगे, है ना? तो आज बारी है हमारे चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को माइंड मैप से रिवाइज करने की। एंड आज मैं आपको माइंड मैप का एक्चुअल फील देने वाला हूं कि माइंड मैप दिखता कैसा है, बनता कैसे है, और एक्चुअली में हम कंसेप्ट को कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये रिवीजन सेशन ही है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सुनील भैया जल्दी से स्टार्ट कीजिए। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और सबसे पहली चीज इस चैप्टर की है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलाव, यानी परिवर्तन, जो हमें पसंद नहीं है, बट संसार में एक ही कांस्टेंट है, दैट इज परिवर्तन, दैट इज बदलाव। ठीक है, बदलाव ही है जो इकलौती चीज है, कांस्टेंट है संसार में। बदलाव का मतलब कोई चीज इनिशियल स्टेट, किसी को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है, इस प्रोसेस को कहते हैं चेंज, बदलाव। आप बचपन में कुछ और थे, अभी कुछ और है, दैट इज चेंज। इनिशियल स्टेट कुछ और थी, फाइनल स्टेट कुछ और है, दैट इज चेंज। अब ध्यान से देखना, चेंजेस के काफी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। उसमें से एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी सब्सटेंस जिस चीज से बना हुआ है उसका जो केमिकल बिल्टअप है, अगर उसके अंदर परिवर्तन आ गया, यानी जिन तत्वों से या जिन अणुओं से, जिस भी एलिमेंट, जिस भी मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है, अगर उनमें परिवर्तन आ जाता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, तो इसे बेसिकली क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चेंज। इफ दिस चेंजेस दैट इज यस, तो इसे क्या बोलते हैं? एंड इफ इट डज नॉट चेंजेस नो, तो इसे क्या बोलते हैं? आइए इसे फटाफट से हम लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर चलते हैं, अब इधर इनको क्या बोलते हैं। तो सुनील भाई, दो प्रकार के चेंजेस हमारे सामने हैं। पहला है फिजिकल, इसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में परिवर्तन नहीं आता सब्सटेंस के। केमिकल चेंज में आता है केमिकल कॉम्पोजिशन में परिवर्तन। इसी बेसिस पे दोनों डिफाइंड है। अगर सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन बदली, केमिकल चेंज, नहीं बदली, फिजिकल चेंज। बहुत बढ़िया। तो फिर यहां पे क्या बदलता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, फिजिकल स्टेट, सिर्फ ये बदलेंगी। जैसे बर्फ पिघल गई, मेल्टिंग ऑफ आइस। पहले बर्फ थी, H2O 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 से ही बनी हुई है, पानी बनी, अभी भी H2 H2 ही है, सिर्फ फिजिकल स्टेट बदल गई है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन गई है, केमिकल कॉम्पोजिशन वही है दोस्तों। सिमिलरली इसके बाद कटिंग ऑफ हेयर। मान लीजिए आप किसी भी चीज को काटते हैं, आपने बालों को काटा, आपने फ्रूट्स को काटा, आपने पेपर को काटा, ठीक है, आपने घास को काटा। काटने का जो एक्शन है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो सिर्फ आकार में परिवर्तन लाता है। आपने बाल काटे, शेप एंड साइज में परिवर्तन आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया बाल काटते ही वो सोने के हो गए, नहीं, फिजिकल चेंज। काटने का जो एक्शन है दैट इज फिजिकल चेंज। कोई बच्चा कहता है सर फ्रूट्स को काटना तो केमिकल रिएक्शन है, नहीं भाई, फ्रूट्स को काटना इज फिजिकल चेंज। रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो रिएक्ट करके कुछ और बन गया, ब्राउनिंग हो गई, दैट इज अ केमिकल चेंज। डिफरेंस समझो, केमिकल कॉम्पोजिशन में परिवर्तन आना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सुनील भैया, सुनील भैया, सुनील भैया, केमिकल चेंज में तो हमने सुना है कि यहां पर स्टेट, शेप, साइज ये भी बदल सकती है। हां बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये वाला है, केमिकल कॉम्पोजिशन बदली या नहीं। अगर बदल गई तो केमिकल, नहीं बदली तो फिजिकल। उसमें ये भी बदल सकते हैं भाई, शेप, साइज, फिजिकल स्टेट सब बदल सकता है, लेकिन क्या कॉम्पोजिशन बदली थी? हां। बाद में अगर ये भी बदल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केमिकल चेंज ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लोहे पे जंग लगना, फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ चारकोल। लोहे पे जंग लगती है तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन बदलती है? लोहा
ऑक्सीजन और वाटर वेपर या वाटर से इंटरेक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे रस्ट कहते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है इसकी, बिल्कुल सही बात है। कंबशन ऑफ चारकोल, चारकोल कार्बन का एक प्रकार है। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन हवा में, इससे इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, हां ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सुनील भाई का शेप साइज और फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट हो रही है यहां पे, तो कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो मैंने बोला ना, इसके बाद अगर ये चीजें चेंज हो रही कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केमिकल ही रहेगा। ठीक, हाँ ये क्लियर हो गया। हाँ जी भैया। अब ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सो द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। इसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। चेंज ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, यस तो केमिकल चेंज, नो तो फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या बात है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसके कुछ इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स दैट टेल अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है ना, अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। बट जरूरी नहीं है कि हर बार आप अगर किसी इंडिकेटर को देखें तो आपको लगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। मैं बताऊंगा कैसे। तो एक तरीके से विजिबल इंडिकेटर्स है, यानी आपको दिख जाएंगे और इसको देखकर आप ये बोलोगे कि ओ रिएक्शन हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो सब्सटेंसेस इंटरेक्ट किए और वहां पर आपने क्या देखा, वहां पर आपने देखा कि कलर में परिवर्तन आ रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है। आपने देखा कि इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है। अगर दो चीजों को मैंने मिला दिया या तीन चीजों को मिला दिया और एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण हो रहा है जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, तब भी रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। अब कुछ बालक आते हैं मेरे पास, कहते हैं सुनील भैया मिट्टी होती है ना, मिट्टी उसको पानी में डाल दिया, मिट्टी पानी में घुली नहीं, क्या वो प्रेसिपिटेट है? नहीं भाई, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद बननी चाहिए, केमिकल रिएक्शन के बाद बनना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है तभी प्रेसिपिटेट कहलाएगा। पानी में मिट्टी डालोगे सस्पेंशन कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलो अब तुमने कोई रासायनिक प्रतिक्रिया की और कोई गैस निकली, ठीक है ना, तो यह भी क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। चेंज इन फिजिकल स्टेट, केमिकल चेंज। अब कुछ लोग सिर्फ चेंज इन फिजिकल स्टेट को पकड़ के बोलते हैं सॉलिड लिक्विड बन गया तो भैया ये तो केमिकल चेंज है। नहीं, आपको पहले यह देखना है केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुई कि नहीं हुई। अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो ये वन ऑफ द विजिबल इंडिकेटर है जो आपकी मदद कर सकता है, बट दैट इज नॉट लेजिट। हमेशा चेंज इन फिजिकल स्टेट आपका फिजिकल चेंज में भी हो सकता है, तो हमेशा एक फैक्टर पर डिपेंडेंट मत रहना, एक से ज्यादा फैक्टर्स को एनालाइज करना, तभी तुम सही कंक्लूजन पे पहुंचोगे। इसी प्रकार टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा। टेम्परेचर या तो तुम्हारा बढ़ेगा, है ना, या फिर तुम्हारा टेम्परेचर घटेगा। इस बेसिस पे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम कहते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब सुनील भैया यहां तक की तो बातें हमें समझ में आ गई, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। हां, अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन? इसे रिप्रेजेंट कैसे करें कि अगर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है तो हम कैसे बताएं कि हुई है? तो इसके आपके पास कौन कौन से प्रकार हैं, आइए उसके बारे में एक डिस्कशन हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया से इस पर डिस्कशन करेंगे, आइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहां पे सबसे पहला तरीका क्या है? वर्ड इक्वेशन। यानी एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, अब आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि सुनो भाई यह प्रतिक्रिया हुई है, और इसको मैं छोटे तरीके से बताना चाहता हूं। ऐसे नहीं कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन स्ट्रांगली बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स विद अ व्हाइट डैजिंग फ्लेम एंड रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ व्हाइट पाउडर नेम एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना बड़ा नहीं, छोटा। ठीक है, तो हमने क्या किया? रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंट किया, शब्दों के थ्रू रिप्रेजेंट किया, लेकिन छोटा किया। कैसे, मैं बताता हूं। अब देखिए, मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, तो ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं,
रिएक्ट कर रहे हैं, एक केमिकल चेंज शो कर रहे हैं। इन्हें हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज देते हैं। उसके बाद आप इधर एरो लगाएंगे, भाई आपके पास जितने रिएक्टेंट है उनके बीच में प्लस लगा के उनको लिख दो, प्रोडक्ट बना, ये आपने लिख दिया राइट हैंड साइड पे। किधर? राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने रिएक्टेंट को लिख दिया। क्या बात है, ये केमिकल चेंज शो कर रहे हैं, ये केमिकल चेंज के बाद बन रहा है। पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका, सुनील भी अगर मैं और छोटे तरीके से लिखना चाहूं तो इसको और छोटा कर दूं, तो आप इसको केमिकल इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम यूजिंग केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूला दिखते हैं। सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये केमिकल सिंबल और फॉर्मूला की मदद से हम इसको लिख रहे हैं। अब इसमें कंडीशन अराइज होती है जिसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा मार्क करना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। ये है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए, केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि आप यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें पहली कंडीशन ये आती है कि क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है। सो नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। इसे स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग कहते हैं। तो सुनील भी आप बराबर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बैलेंस कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर लेते हैं। तो अब आएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बराबर कर देते हैं। सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं बराबर, है ना, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं बराबर। अब देखिए, इसके पीछे एक नियम काम करता है जिस वजह से हम ये करते हैं। तो क्लास 9th में आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट वाज गिवन बाय एंटोनिया लॉरेंट लेव्यूजर, 1789 में दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि जो सिंपल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, सिंपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड पे होंगे। इसी वजह से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। नेचुरली ऐसा होता है। तो जब आप पेपर पे लिखना चाहो मेरे दोस्तों, तो हम इस लॉ को इज्जत दें, इसीलिए हम बैलेंस करते हैं। समझ गए? हाँ, तो वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। जितने एटम तुम्हारे रिएक्टेंट साइड पे उतने तुम्हारे प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए, सो दैट इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब जब नंबर ऑफ एटम्स इस साइड और इस साइड पे बराबर होंगे तो मास भी तो बराबर होगा। भाई दो मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। हाँ जी भैया। अब देखिए, बैलेंसिंग जब आप करते हैं, है ना, आपने बैलेंसिंग सीखी है मेरे से काफी बार, तो यहां पे मेरे दोस्तों ये कोफिशिएंट आप ऐड करते हैं। याद है ना, कोफिशिएंट ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को 2 करना, ये ऑक्सीजन को 2 करना था, तो नीचे सबस्क्रिप्ट मत लगा देना 2 की। यहां पे आप केमिस्ट्री के नियमों को भंग कर देंगे। अगर आपको बराबर करना है तो इससे हम बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप इनको चेंज करेंगे इस प्रकार से कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ पे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है? हाँ जी भैया। अब एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है सॉलिड, यहां पे लिखा है गैस, यहां पर लिखा है सॉलिड। पर सुनील भैया, केमिकल इक्वेशन तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। बिल्कुल सही बात। ये केमिकल इक्वेशन की खामी है कि ये ऐसी कोई बात नहीं बताती। नहीं बताती है, हम बता देते हैं, ताकि संसार में जब हम ये रिएक्शन लिखें और सामने वाला इंसान इसे पढ़ रहा हो तो वो समझ पाए, अच्छा मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड पाउडर बना। ठीक है, उससे समझ में आ जाए। समझ गए? हाँ जी भैया।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक इट इंफॉर्मेटिव। क्या करते हैं हम, इसको इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी मेक देम इंफॉर्मेटिव, जिसमें सबसे पहला क्या है, वी ऐड देयर फिजिकल स्टेट्स एंड हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार हम उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं, किस टेम्परेचर, किस प्रेशर, किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस पर रिएक्ट कर रही हैं। उसी प्रकार कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी हमने दी जब रिएक्शन हुई, उसी प्रकार कौन सी तरीके की एनर्जी निकल रही है, ये सब हम बता सकते हैं। अब उसमें से कुछ कॉमन यहां पर मैंने उठाए हैं। सबसे पहले, कोई चीज सॉलिड स्टेट में है तो आप यूज करेंगे सिंबल ब्रैकेट में एस, कोई लिक्विड है तो ब्रैकेट में एल, कोई गैस है तो ब्रैकेट में जी, या अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो तब जब गैस इवॉल्व होगी, गैस इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और एक गैस निकलती है, तो ऊपर वाला ऐसे खड़ा वाला एरो बना देना। उसी प्रकार एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर एज सॉल्वेंट, अगर कोई भी चीज पानी में घुली हुई है तो एक्वस, पानी लिया नमक को घोल दिया, NaCl, एक्वस। उसी प्रकार प्रेसिपिटेट, आपको बताया कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड अगर बनता है रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिप्रेजेंट करोगे पीपीटी डॉट, या फिर डाउनवर्ड एरो, या फिर आप बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो, एस, ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक, ठीक है भैया। अब मान लीजिए कोई एसिड कंसंट्रेटेड है तो CONC डॉट, कोई एसिड डाइल्यूट है तो DIL डॉट। ये आपको लगाना होगा एसिड के नाम के आगे। इसका ये मतलब होता है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, एक कंपैरेटिव टर्म्स है। ये इसके कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड है, ये इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है। क्या मतलब है, कंसंट्रेटेड का मतलब है और डाइल्यूट का मतलब है, मान लीजिए दोनों का सेम वॉल्यूम में लेता हूं, दो सॉल्यूशन है मेरे पास, दोनों का सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेता हूं, तो मान लीजिए अगर मैंने बोला ये कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें एसिड के पार्टिकल ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, और इसमें एसिड के पार्टिकल कम होंगे इसके कंपैरिजन में, तो ये डाइल्यूट हो गया, वो कंसंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, ये हो गया हमारा रिवीजन। रिवीजन हो गया ये, हाँ जी भैया। अब देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं, इधर आ जाओ। अब सुनील भैया, सुनील भैया, आप रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार बता दीजिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दीजिए, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार बता दीजिए। आ जाओ, एक एक करके प्रकार बताते हैं भाई, तुमको क्या दिक्कत है, हमको हमको कोई दिक्कत नहीं बाबू, आ जाओ, आ जाओ बाबू लोग। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ऐसे बनता है बेटा माइंड मैप, ये है माइंड मैप का असली फील, समझ में आया? हाँ, क्या सुनील भैया फील आ रहा है? फुलटूस आना चाहिए बेटा, फुलटूस फील आना चाहिए। ठीक, आ जाओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसे बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जब आ जाते हैं संसार में तो उसे बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। मल्टीपल रिएक्टेंट्स लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। मल्टीपल एलिमेंट यानी तत्व, या कंपाउंड यानी यौगिक, या ऐसा भी हो सकता है कोई एलिमेंट और कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक मिलकर एक सिंगल यौगिक यानी एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करें, तो इसे सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर दो रिएक्टेंट है तो मान लीजिए A प्लस B विल गिव्स AB। मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, और ये कंबाइन करके कंपाउंड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हम बहुत गर्म करते हैं तो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में हीट और साथ में लाइट का निर्माण करता है। आप इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हीट और लाइट को भी ऐड कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा इंफॉर्मेटिव कब बनाना होता है सुनील भैया? सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड देन इंफॉर्मेटिव बनाना होता है, याद रखना। उसी प्रकार दोस्तों ये है कैल्शियम का ऑक्साइड, इसको जब बेसिकली हम पानी में डालते हैं, ये हमारा एक कंपाउंड है, ये भी हमारा क्या है? एक कंपाउंड है, मिलकर इन्होंने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, एंड काफी ज्यादा हीट निकलती है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, ये पानी में सोल्यूबल है, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। अभी मैं नहीं बात कर रहा कितना सोल्यूबल है क्या है, बट दैट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। ठीक है, नाउ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। दीवार पे जो लाइम वॉश होता है, व्हाइट वॉश होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये कंपाउंड मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने मिलकर बना दिया एक और कंपाउंड। ठीक है ना, एक और कंपाउंड बना दिया। अब जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इसका एक कॉमन नाम है जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, या इसे हम बोलते हैं लाइम, या इसे हम बोलते हैं बर्न्ट लाइम। क्या बोलते हैं, बर्न्ट लाइम। ठीक है ना, उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका कॉमन नेम आप याद रखिएगा स्लेक्ड लाइम। ठीक है, एंड आपको मिलेगा एक और लाइम वाटर, एंड एक और लाइम वॉश या व्हाइट वॉश भी बोलते हैं इसी को ही, तो याद रखिएगा। पर सुनील भैया लाइम वॉश या व्हाइट वॉश तो स्लेक्ड लाइम ही कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इज स्लेक्ड लाइम, बट एक्चुअल में स्लेक्ड लाइम इज इन दी सॉलिड स्टेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड। जब उसको पानी में घोलते हैं तो आपका लाइम वॉश या व्हाइट वॉश बनता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। एग्जाम में क्या लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इज स्लेक्ड लाइम, यही लिख के आना है। समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग और पढ़ लेते हैं। आ जाओ इन दोनों रिएक्शन की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में और स्टडी करते हैं। आ जाओ इन दोनों रिएक्शन की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में और जल्दी से स्टडी कर लेते हैं हम लोग, फटाफट से आ जाइए। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके खुद के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इसी वजह से इस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से इसको घिसते हैं। मान लीजिए मुझे मैग्नीशियम की रिबन को जलाना है, तो पहले सैंड पेपर से मैं साफ करूंगा ताकि लेयर हट जाए। अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूंगा तो मैग्नीशियम की रिबन ब्राइट व्हाइट फ्लेम से जलती है, फॉर्मिंग द व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हीट और साथ में लाइट एनर्जी का निर्माण किया। ठीक है, हाँ जी भैया। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इस वाली रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, तो सुनील भैया जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाया तो क्या होगा। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को आपने दीवार पे लगाया, ठीक, हाँ। अब एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर है, हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो 0.03% है। वो इससे इंटरेक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है और ये पानी है, ये इवेपोरेट कर जाता है दीवार के ऊपर से। ठीक है ना, ये इवेपोरेट कर जाता है। इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं कि आप लाइम वाटर लीजिए और आप अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए, तो आपको ये सोल्यूशन टर्बिड होता हुआ नजर आएगा, मिल्की होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ऑफ दिस साथ में पानी होगा। और अगर आप दीवार पे लगाएंगे तब भी यही रिएक्शन हो रही होगी, जिसमें से ये बाद में इवेपोरेट हो जाएगा और होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। दीवार पे एक चमक आने लग जाएगी इसकी वजह से। अब कैल्शियम कार्बोनेट के कॉमन नेम्स कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए। CaCO3 के कॉमन नेम्स बता रहा हूं, कॉमन नेम्स, इनके भी कॉमन नेम्स ही बताए थे मैंने, मार्बल, चॉक और लाइमस्टोन, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, हाँ जी भैया। अब देखिए यहां पर जो हीट एनर्जी निकल रही थी, यहां से हम एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे, ये हीट एनर्जी क्या है। तो पहले तो आपने क्या किया, स्केलेटल वर्ड इक्वेशन लिखी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर बैलेंस किया, फिर बैलेंस करने के बाद इंफॉर्मेटिव भी बना दिया, इंफॉर्मेटिव भी बना दिया। सुनील भैया क्या मैग्नीशियम रिबन रूम टेम्परेचर पे भी हीट निकालती है? नहीं, जब आप जलाओगे तो निकालेगी। तो हीट तो हम जलाने के लिए दे रहे हैं, तो फिर आगे यहां पर हीट क्यों दे रहे हैं कि हीट निकल रही है। बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि मैग्नीशियम को जलाने के लिए, रिबन को जलाने के लिए हमने हीट दिया था ना,
है ना। तो यहां पर हीट हम देने के लिए लिख रहे हैं या निकलने के लिए लिख रहे हैं? निकलने के लिए लिख रहे हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो जितनी हमने अमाउंट ऑफ हीट दी थी उससे कई गुना ज्यादा निकलेगी, इसीलिए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सोथर्मिक क्या है? ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इसमें हीट इज रिलीज्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्रीजेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप ऐसे याद रखो, एक्स मतलब एग्जिट और थर्म का मतलब हो गया बेसिकली हीट, है ना। तो हीट इज रिलीज्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स यानी जस्ट आसपास, जहां पे रिएक्शन हो रही है इसके जस्ट आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट कंसीडर्ड नहीं है। हम यहां पर मेजरली हीट एनर्जी की बात करते हैं, बट हम यह बोल सकते हैं कि ओवरऑल कोई भी एनर्जी अगर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। कोई भी एनर्जी का अगर एग्जिट हो रहा है तो यह एक्सोथर्मिक है, जिसमें हम मेजरली किसको कंसीडर करते हैं? मेजरली हीट। मेजरली हीट, बट दैट डजंट मीन कि ओनली हीट एनर्जी ही बाहर निकलेगी तब हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स हीट एनर्जी। ठीक है, हाँ जी भैया। अब जैसे अपन ने नेचुरल गैस को जलाया, अब बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कंपोस्टिंग, रेस्पिरेशन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें आपकी हीट एनर्जी निकल रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं नेचुरल गैस को जलाता हूं, नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेजरली क्या होता है? मीथेन होता है। तो जैसे ही उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, उसने ये प्रोडक्ट बनाए जिन पे आपको फोकस नहीं करना है, साथ में हीट और साथ में लाइट एनर्जी का निर्माण करा। तो ये कैसा है? एक्सोथर्मिक है। कंपोस्टिंग का प्रोसेस, आप एक खड्डा खोदिए और उसके अंदर वेजिटेबल पील्स, पुराना रखा हुआ खाना, जो बचा हुआ खाना है, काऊ डंग है, पत्तियां हैं, डाल दीजिए। 15 से 20 दिन बाद उसको जब आप निकालेंगे तो वो जो ऑर्गेनिक मैन्योर आपको मिली है, दैट इज नथिंग बट कंपोस्ट। बहुत सारे न्यूट्रिएंट से फुलफिल्ड होती है। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है ना, पढ़ा होगा ना एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। फिर ये एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को जनरेट करती है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाती है एंड ऑल। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक। और अगर हीट के टर्म्स में हम समझाएं तो हीट निकलेगी एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स के टेंपरेचर को बढ़ाएगी। एक्सोथर्मिक इज डन। ठीक है, हाँ जी सुनील भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लोग दूसरी प्रकार की रिएक्शन का, अब दूसरी प्रकार की रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप दैट इज कॉम्बिनेशन इज डन। कॉम्बिनेशन इज डन। सेकंड टाइप, अच्छा सुनील भैया इस वाले के लिए एक और चीज बता दीजिए, इस वाले के लिए एक और चीज बता दीजिए। देखिए जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। इसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे? हीट निकलेगी, पहला कि हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके लिए लिख रहा हूं, इस वाली रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। दूसरा विग्रस है, यानी काफी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। एंड तीसरा वाटर बबल्स बनेंगे, है ना, वाटर बबल्स आर फॉर्म्ड। क्यों बबल्स इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि जो आपका पानी है वो बेसिकली स्टीम बन रहा है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द रिएक्शन वाटर कन्वर्ट्स टू स्टीम। इस वजह से हिसिंग साउंड भी आता है, ठीक है ना। बबल्स बनने लग जाते हैं, वाटर स्टीम बनने लग जाता है, स्टीम बनने लग जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सुनील भैया। अब आते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर फटाफट से। लेट्स स्टार्ट विद द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि वन कंपाउंड और रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स व्हेन द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटता है जब हम उसे एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसे डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। यह इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना।
उसमें मल्टीपल रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें एक प्रोडक्ट मल्टीपल, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। मल्टीपल रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके अंदर एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, उल्टा होता है। याद रखिएगा, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। दिमाग में ये मत रखना कि एंडोथर्मिक का मतलब सिर्फ हीट। मैंने बोल दिया इनपुट ऑफ एनर्जी चाहे किसी भी प्रकार की हो, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एंडोथर्मिक है, याद रखना। ठीक, हाँ जी भैया। चलो अब इसके जो प्रकार हैं वो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब देखिए, सबसे पहले जब आपने बोला इनपुट ऑफ एनर्जी तो एंडोथर्मिक। अब मेजरली हीट है बट ऑल अदर एनर्जीज आर कंसीडर्ड। मेजरली हीट बट ऑल अदर एनर्जीज आर कंसीडर्ड। एन से याद रखना एंट्री। तो अगर एंट्री ऑफ एनर्जी या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किसी प्रोसेस में हो रहा है तो एंडोथर्मिक। मेजरली हीट, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी एंड टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग्स डिक्रीज होगा। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को अंदर खींच लेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस को क्या मानेंगे हम? अब बच्चे बोलते हैं सर फोटोसिंथेसिस में तो हीट एनर्जी नहीं है। हीट नहीं है ना, किसी एनर्जी का तो इनपुट आ रहा है। हाँ, किसका आ रहा है? सनलाइट का। तो क्या एंडोथर्मिक है? 100% एंडोथर्मिक है। कि भाई खाना बनाते हैं ना प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट इज ग्रीन बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स। देन बेसिकली ग्लूकोज उनका खाना बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, है ना। ये 6H2 को इधर ले जाओगे, ये 6H2 को इधर ले जाओगे तो 12 - 6 6H2 ही हो जाएगा। ये 12 है ना इधर, इसको इधर ले जाओगे तो 6H2 बचेगा। तो क्या ये एंडोथर्मिक है? यस, दिस इज एंडोथर्मिक। क्या बात है। अब मान लीजिए कि आप हीट एनर्जी देते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसका एक स्पेसिफिक टाइप है कि अगर आप हीट देके किसी को तोड़े तो इसे क्या बोलेंगे? देखिए, इसे कहेंगे थर्मोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, थर्म मतलब हीट। अब यहां क्या होता है? अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन सप्लाइंग हीट एनर्जी। सिंगल आपका रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। हाँ, तो थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन है। जैसे ये फेरस सल्फेट आपके पास है, ठीक है ना, ये फेरस सल्फेट है, इसको हीट किया तो ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। साथ में SO2 और SO3 गैसेस आती हैं। इनकी स्मेल कैसी होती है ना? बर्न्ट मैचस्टिक जैसा स्मेल होता है, बर्न्ट मैचस्टिक। उसमें भी यही गैसेस निकलती है ना, स्मेल लाइक बर्न्ट मैचस्टिक। तो आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसी स्मेल आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ये रिएक्शंस को करते हैं, डिकॉम्पोजिशन है कोई भी जिनमें गैसेस निकल रही है, हमेशा खुद से दूर रखना, नेबर से दूर रखना। सूंघना है तो वाफ्ट करना, ठीक है ना। अगर आपको सूंघना है इन गैसेस को तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वाफ्ट करना पड़ेगा। डू वाफ्टिंग एंड नॉट स्निफिंग। यानी ऐसा नहीं कि आपने सूंघ लिया, समझ रहे हो। अगर आपको गैसेस की स्मेल से टेस्ट करना है कि हाँ बर्न्ट मैचस्टिक की स्मेल है तो ऐसे करना, टेस्ट ट्यूब यहां है, इससे गैस इधर निकल रही है, ऐसे करना। सही लगे तो ठीक है, वरना हाथ हटा लेना। ऐसे मत करना, स्निफ नहीं करना, वाफ्ट करना है, ठीक। अब देखो, उसी प्रकार दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बेसिकली हमारे पास लाइमस्टोन है, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज बेसिकली क्विकलाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सिंगल रिएक्टेंट टू मल्टीपल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट टू मल्टीपल प्रोडक्ट। ये याद रखना, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, क्विकलाइम, ठीक, याद रहेगा। हाँ जी भैया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई जो लेड नाइट्रेट होता है कौन से कलर का होता है? सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड यानी येलो कलर के लेड ऑक्साइड में टूटेगा, रेडिश ब्राउन, या हम इसको बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस को जनरेट करेगा। सिंगल रिएक्टेंट टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए डायग्राम को, ठीक है ना। ये डायग्राम को नोट कर लीजिए।
सुनील भैया कुछ कुछ टेक्स्ट अगर उड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट अगर उड़ जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं इरेज कर को यूज कर रहा हूँ ना, तो ऐसा हो सकता है कुछ टेक्स्ट उड़ जाए, तो टेंशन मत लेना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये इसका डायग्राम है, जैसे ये वाला इसका डायग्राम है कि भाई हमने लेड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में लिया, यहाँ पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, या ब्राउन फ्यूम्स किसकी है, NO2 की है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। और यहां टेस्ट ट्यूब में येलो रेसिड्यू बचेगा, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब। रेसिड्यू मतलब ऐसी कोई चीज जो रिएक्शन के बाद रह जाए, दैट इज रेसिड्यू, यहां रह जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी भैया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। अब यही अगर हम क्या करें, एनर्जी को हम किस फॉर्मेट में दें, अगर हम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर अगर हम चीजों को तोड़े तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। सो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे वहां पे अपन हीट दे रहे थे ना, यहां पे अपन क्या देंगे, यहां पे अपन देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर बेसिकली हम देंगे इसको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर बेसिकली हम देंगे इसको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर देंगे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? हाँ जी भैया। तो जैसे हमने मान लीजिए लिया वाटर, लिया क्या लिया, वाटर लिया, और इसको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी तो इट ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इनका रेशियो क्या है, देखिए 2 और यहां पे कुछ नहीं है तो 1, 2:1 का रेशियो है। और ये तो क्लियर है, पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना, 2:1 का रेशियो है, क्या बात है। ये वाला फिगर आप देख सकते हैं, ये वाला फिगर जो है, ठीक है ना, ये वाला फिगर आप देख सकते हैं कि भाई हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है, यहाँ पे 2 होल्स किए, 2 ग्रेफाइट की रॉड लगाई है, फिर पानी डाला है, फिर इनको यहाँ पे कनेक्ट किया है। जो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, दैट इज कैथोड, एंड जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेसिकली क्या है, एनोड। तो यहां पर आप देखोगे कैथोड के ऊपर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। यहां पर देखिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दिखेगी बनती हुई, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस दिखेगी। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस दिखेगी। हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा दैट विल बी ट्वाइस टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, विच गैस विल बी फॉर्म्ड एट एनोड, दैट इज ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन। ठीक है, पानी की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए याद रखना हम लोग एसिडुलेटेड वाटर या किसी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दिया, एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको डाल दिया, तो इससे पानी की कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि पानी एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बढ़िया से रिवीजन हो रहा है, चलो आगे। फोटोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। अब इसका मतलब यह है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कोई चीज टूट रही है, दैट इज फोटोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन सप्लाइंग सनलाइट, दैट इज बेसिकली फोटोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन या बेसिकली आपका फोटोलाइसिस होगा। अब जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड को ले लिया व्हाइट कलर का और सिल्वर ब्रोमाइड को ले लिया येलो कलर का, दोनों को लाइट या फिर हम कह सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रखा, लाइट या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रखा, तो ये टूटेगा, ब्रोकन डाउन होगा टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस एंड ब्रोमीन गैस। याद रखिएगा, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, है ना, इनको फिल्म के ऊपर लगाते हैं, फिर जैसे ही लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां पर ये गैसेस उड़ जाएगी और ये रह जाएगा, तो इससे वो जो फिल्म होती है उस पर एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है इनकी वजह से। ठीक है, ठीक है भैया, ये रिएक्शंस भी हमारी सारी की सारी खत्म हो गई। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कहां चलना है, आगे यहां पे चलना है। तीसरी टाइप की रिएक्शन फटाफट से देखेंगे, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, हाँ जी भैया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट
मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। सिर्फ मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, याद रखना। अब ये रिएक्शंस मेजरली आपके सॉल्यूशन में होती है। किसमें होती है? सॉल्यूशन में होती है। जो कंपाउंड आपने लिया है ना, मान लीजिए एक एलिमेंट है, इधर एक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो जो कंपाउंड है सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, मतलब डिसॉल्व होगा इन वाटर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे मान लीजिए ए प्लस बी सी है, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो क्या कर देगा? ए सी प्लस बी। ये बी से ज्यादा रिएक्टिव था तो ए सी प्लस बी डिस्प्लेस कर दिया। बी का कंपाउंड था बीसी, ए ज्यादा रिएक्टिव था, डिस्प्लेस कर दिया, बन गया ए सी प्लस बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा बताता हूं मैं आपको, ये मेजरली आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, मेजरली दीज आर एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर मेजरली और जनरली एक्सोथर्मिक, यानी हीट निकलेगी इनमें। याद रखना ये पॉइंटर, ठीक है ना। ये पॉइंटर, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर, अलग अलग पॉइंटर्स हैं, याद रखना। अब जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट, ये कौन से कलर का होता है? नीले कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें अगर आपने आयरन मेटल को डाल दिया तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस इट। सुनील भाई याद कैसे होगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए एक मस्त चीज बताऊं आपको, एक मस्त चीज बताऊं आपको, देखो एक मस्त चीज बताता हूं आपको, ये सीरीज याद कर लो जल्दी से, इससे आपको ये पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। फटाफट से देखेंगे, देखिए कुड़ी यानी पोटेशियम, नाल, कार, मांगो, ठीक है ना, अल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, प्रतीक, ठीक है, प्रतीक, ध्यान से देखना। तो कुड़ी, नाल, कार, मांगो, अल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, प्रतीक। अब यहां पर जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी घटती जा रही है। रिएक्टिविटी क्या घटती जा रही है? घटती जा रही है। ये मेटल्स के केस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यानी ये सबसे रिएक्टिव, फिर ये, 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 फिर ये। अब जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बेसिकली लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा। अब रिएक्टिव मतलब जो ज्यादा जल्दी रिएक्शन को शो करता है, फास्टर केमिकल रिएक्शन शो करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। हाँ। तो यहां पर देखिए आयरन यहां आ रहा है और कॉपर यहां आ रहा है, विच इज मोर रिएक्टिव? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये इसको क्या कर देगा? इसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? इसके सोल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहां पे इसको डिस्प्लेस कर देगा। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? FeSO4 बना देगा, जो बेसिकली आपका ग्रीन या फिर हम बोलते हैं पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन होगा। और ये रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट्स ऑन आयरन नेल, डिपॉजिट्स ऑन आयरन नेल कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। समझ में आया? रेडिश ब्राउन होता है। क्या बात है सुनील भैया, समझ में आ रही सारी बात? समझ में आ रही सारी बात? हाँ जी। कैसा सोल्यूशन है? ब्लू सोल्यूशन है। ये कैसा है? ग्रीन और पेल ग्रीन सोल्यूशन है। रेडिश ब्राउन होता है, डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर। समझ में आ रही है? क्लियर है बात? ठीक है भैया, दूसरा कलर भी यूज कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब जिंक जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, जिंक आयरन के भी ऊपर है, तो कॉपर से रिएक्टिव होगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाएगा जो बेसिकली कलरलेस होता है, साथ में रेडिश ब्राउन कॉपर अगेन जिंक के ग्रेन्यूल्स पे चिपक जाएगा। उसी प्रकार लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। लेड बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा? कलरलेस सोल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड बना लेगा, साथ में कॉपर मेटल का निर्माण होगा। सारी की सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ठीक है। सुनील भैया एक चीज बताइए, यहां पे हाइड्रोजन क्यों आ रहा है? हाइड्रोजन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए यहां पर भी है। देख लीजिए एक बार हाइड्रोजन को ध्यान से, ठीक है। हाँ जी भैया, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए एक बार आगे चलते हैं, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को मेटाथीसिस रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना, मेटाथीसिस रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ कटायंस एंड अनायंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, कटायंस एंड अनायंस का एक्सचेंज हो जाता है, इससे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कटायन है, ये अनायन है, ये कटायन है, ये अनायन है, कटायंस अनायंस का एक्सचेंज होगा, ये कटायन इस अनायन के साथ, ये कटायन इस अनायन के साथ, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथीसिस रिएक्शन। ठीक है। अब इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रकार है, इसके 3 प्रकार है, जो बाकी के 2 प्रकार है वो चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। ठीक है ना, जो बाकी के 2 प्रकार है न्यूट्रलाइजेशन और गैस फॉर्मिंग चैप्टर 2 में है। इस चैप्टर में प्रेसिपिटेशन आता है, पढ़ लिया था प्रेसिपिटेट तो हमने। इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी इन चीजों की जब रिएक्शन होगी तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण होगा, यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पर तो देखिए, ये कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट, कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट। ठीक है ना, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसा? कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कटायन अनायन, कटायन अनायन का एक्सचेंज कीजिए, है ना, कटायन अनायन और कटायन अनायन का एक्सचेंज कीजिए। यहां पे इसका कटायन अनायन का एक्सचेंज कीजिए, देखिए सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, ये कौन से कलर का है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तो कटायन अनायन के साथ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड हो गया। हाँ, उसी प्रकार एक तो ये है, अब देखिए एक और, ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट, इनके भी दोनों के कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होता है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो ये कटायन, ये अनायन, कटायन पोटेशियम का, आयोडाइड का अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, देखिए कटायन इस अनायन के साथ जाएगा तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है आफ्टर अ रिएक्शन, ये व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है आफ्टर अ रिएक्शन। अब एक प्रकार और है कि कभी कभी अगर एक एक्वस सॉल्यूशन हो, एक एक्वस सॉल्यूशन हो हमारे पास, ठीक है ना, एक एक्वस सॉल्यूशन हो किसी कंपाउंड का और एक गैस हो हमारे पास, और ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक यौगिक है, तो ये गैस इससे इंटरेक्ट करके एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण करती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली हमारे पास है, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आरईडी का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी साथ में होने लगेंगे, किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, इसे रिडॉक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस पे होगा, मान लीजिए मेरे पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है मेरे से, या दोनों साथ भी हो सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है। उसी प्रकार अगर मेरे पे हाइड्रोजन की एडिशन हुई है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है तो इसे रिडक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो लोग कहते हैं ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है। अरे मेरे दोस्त, ये अगर ऑक्सीडेशन है तो मैंने आपको क्या बोला, इसके साथ में कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी, हाँ, तो ये ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। याद रखना, अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा होगा, इसकी ऑक्सीडेशन इसकी रिडक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन इसकी रिडक्शन, याद रखना। दूसरा देखो, इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो तुम कहोगे इसका क्या हुआ होगा, इसका रिडक्शन हुआ होगा। इसको लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से और अच्छे से समझ सकते हैं, बट ये इसीलिए बताया क्योंकि बच्चे सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख के आते हैं, वो गलत है, ये रिडॉक्स है। दूसरी बात, अब मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस H2O का निर्माण करता है।
अच्छा याद रखिएगा, जब कॉपर रेडिश ब्राउन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये जो बनेगा ये काले कलर का बनेगा कॉपर ऑक्साइड। कौन से कलर का? काले कलर का बनेगा, जिसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड यही लीजिए, इस पे हाइड्रोजन गैस को पास करवाइए तो ये कॉपर प्लस स्टीम निकालेगा। अब अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट पे जाइए, यहां पर लेफ्ट टू राइट पे जाइए, क्या यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को अगर एनालाइज करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी रिडक्शन है। और हाइड्रोजन टू वाटर, हाइड्रोजन टू वाटर या स्टीम, स्टीम कंपैरिजन करें तो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड कॉपर, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड टू स्टीम। ठीक है, हाँ। अब इससे दो और टर्म आते हैं मेरे पास, कौन से? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं ये? जैसा नाम वैसा काम, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे तो खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो जिसकी होगी ऑक्सीडेशन वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका होगा रिडक्शन वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी रिएक्शन में देखें तो कॉपर ऑक्साइड जो हो रहा था, इससे बेसिकली क्या हुआ था? ये रिड्यूस हुआ था, रिड्यूसेस टू कॉपर। एंड हाइड्रोजन जो था दैट ऑक्सीडाइजेस टू H2, है ना। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो लेफ्ट साइड से बताओगे इसका क्या हुआ? ये बेसिकली क्या? इसका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। समझा पाया क्या? समझा पाया क्या? समझा पाया? हाँ जी भैया, चलो बहुत बढ़िया भाई। रिवीजन चल रहा है, ध्यान रखना, ये मत सोचना भैया आपने और डेप्थ में क्यों नहीं पढ़ाया, भाई रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए रिडॉक्स का एक प्रकार होता है, यानी दो प्रकार है यहां पे रिडॉक्स के, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। किताब लिखती है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। याद रखना ऑक्सीडेशन कभी भी अकेला नहीं होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड चलेगा, दोनों रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो रेंसिडिटी या रेंसिडिफिकेशन क्या होता है? यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, रेंसिडिटी के भी काफी सारे प्रकार हैं भाई। खाने का खराब होना तो माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे ब्रेड मोल्ड है ना, ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड आ जाता है माइक्रोब्स की वजह से। पानी की वजह से कोई चीज खराब हो सकती है, उसे हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कहते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन की वजह से अगर चीजें खराब हो जाए तो उसे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी या बेसिकली रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। होता क्या है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स का, जिस वजह से उनकी टेस्ट और स्मेल बैड हो जाती है। तो ऐसे खाने के पदार्थ जिनमें फैट और ऑयल है, और अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उनकी स्मेल, ओडर चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे बिस्किट को खुले में रख दिया सिल जाते हैं, चिप्स को रख दिया सिल जाते हैं, खराब हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। इसे रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। रोकने का तरीका, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दीजिए चीजों में, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई। नाइट्रोजन गैस भरी भी आती है चिप्स के पैकेट्स के अंदर, वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके नाइट्रोजन को डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा चिप्स से, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है। तीसरा, रेफ्रिजरेशन कर दीजिए। आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, रात का खाना अगर मान लीजिए अगले दिन के लिए रखना है तो बाहर नहीं रखेंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे, खराब नहीं होता है। ठंडा करने से स्पीड ऑफ रिएक्शन घट जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर आता है कोरोजन। देखिए मेटल्स को बहुत ज्यादा मजा आता है अपनी चमक खोने में,
ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अरे तू इलेक्ट्रॉन ले, तू भी ले 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 ले। तो वो क्या करते हैं, खुद की सरफेस को डेटीरियोरेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस है, खुद की सरफेस को डिग्रेड करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। मान लीजिए मेटल है, इसे इलेक्ट्रॉन देने में काफी मजा आता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को लेने में मजा आता है इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन देके खुश है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर खुश है, ये कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, सल्फाइड्स की बन जाती है, कार्बोनेट की बन जाती है मेटल के ऊपर। अब ऐसा लोहे के केस में होता है तो इसे रस्टिंग कहते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम और सिल्वर के केस में होता है तो इसे टार्निशिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, टार्निशिंग कहते हैं, इसे रस्टिंग कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये रस्ट कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसके बारे में और डेप्थ में कौन से चैप्टर में जानेंगे, थर्ड चैप्टर में। यहां पे ये सिल्वर के अंदर क्या है, ये सिल्वर है, सिल्वर में क्या हो गया, ब्लैक कलर की लेयर है। कॉपर में देखिए कौन से कलर की लेयर है, ग्रीन कलर की लेयर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले कॉपर का, रेडिश ब्राउन कलर का, अभी ग्रीन का है। ये ब्लैक कलर की लेयर है सिल्वर पे, ऐसे ही रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है रस्ट के ऊपर। तो दोस्तों आई होप अब यहां पर अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहां पर इस चैप्टर को मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा पाया हूं विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप। ये माइंड मैप की मदद से मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाया हूं। देखिए पूरा का पूरा चैप्टर हमने यहां पर समराइज कर लिया एंड आई होप आपने इसको काफी काफी ज्यादा एंजॉय किया। सो दिस वाज जस्ट मेड फॉर रिवीजन, नॉट फॉर कंसेप्ट टीचिंग। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, सेशन को करते हैं एंड। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।